अक्सर इंसान के मन में ना एक ख्याल आता है कि दुनिया में कुछ चीजें बिल्कुल असंभव है। हाँ बिल्कुल। मतलब कभी कभी लगता है ना कि कुछ सपने इतने बड़े या अजीब होते हैं कि उन्हें सच मान लेना ही बेवकूफ़ी लगती है। वही तो। लेकिन जब इतिहास के कुछ पन्नों को पलट कर देखा जाता है ना, तो कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो इस असंभव शब्द को ही बिल्कुल गलत साबित कर देती हैं। सही कहा। अब देखिए ना, 27 साल तक एक इंसान जेल की काल कोठरी में रहता है और आउट ऑफ द ब्लू बाहर आकर उसी देश यानी साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बन जाता है, नेल्सन मंडेला। और एक और इंसान का उदाहरण देखते हैं जो शरीर पर सिर्फ एक साधारण सी लंगोटी पहनता है, लेकिन उसकी तस्वीर पूरे देश की करेंसी पर छपती है, महात्मा गांधी। बिल्कुल। और अगर हम व्यापार और आधुनिक दुनिया की तरफ देखें तो वहां भी ऐसे ही उदाहरण भरे पड़े हैं। हाँ, बिजनेस में तो और भी ज्यादा। जैसे कोई इंसान 30 बार नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाए और फिर उसी रिजेक्शन से सीखकर अली बाबा जैसी विशाल कंपनी खड़ी कर दे, यानी जैक मा। अरे जैक मा की कहानी तो कमाल है ही। और एक आम सा इंसान अपने घर के गराज से पुरानी किताबें ऑनलाइन बेचना शुरू करता है और आज उसका साम्राज्य इतना बड़ा है कि वो दुनिया भर के घरों में सामान पहुंचा रहा है, जेफ बेजोस। वही। और फिर एक और नाम ध्यान में आता है। उस इंसान के बारे में विचार किया जा सकता है जिसके ना हाथ हैं ना पैर, फिर भी वो दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी जीने का जज्बा सिखा रहा है, निक वुजिचिच। सच में ये सब सुनकर ना सच में हैरानी होती है कि इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। और ये लिस्ट यहीं नहीं रुकती। हाँ, लिस्ट तो बहुत लंबी है। बिल्कुल। एक वो बच्चा जिसे बचपन में अंधेरे से इतना डर लगता था कि वो कमरे से बाहर नहीं निकलता था, आज वो इंसान मंगल ग्रह पर इंसानों की नई दुनिया बसाने की योजना बना रहा है, इलॉन मस्क। क्या बात है, अंधेरे से डरने वाला बच्चा स्पेस में जा रहा है। हाँ, है ना। और एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर वापस आकर एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना देता है, स्टीव जॉब्स। और अगर हम भारत की ही बात करें तो एक 8 साल का बच्चा जो गांव की गलियों में सुबह सुबह अखबार बांटता था, वो एक दिन देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर राष्ट्रपति बनता है, एपीजे अब्दुल कलाम। वही। इन सभी उदाहरणों से मतलब एक ही बात उभर कर आती है कि इंसान के जुनून के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब किसी सफल इंसान को देखा जाता है तो सिर्फ उसकी चमक, उसकी कामयाबी ही दुनिया की नजर में आती है। हाँ, पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। बिल्कुल। उसके पीछे का जो अंधेरा है, जो संघर्ष है और जो हार ना मानने वाली जिद है, वो अक्सर छिप जाती है। सही कहा। महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से किसी को उपहार में मिल जाए। ये तो बार बार गिरकर उठने की एक प्रक्रिया है। तो चलिए आज इसी प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे पास आज इस विश्लेषण के लिए एक बेहद प्रेरणादायक सोर्स है, एक ऐसा वीडियो जिसने इस बात पर बहुत ही विस्तार से विचार किया है कि इंसान का जुनून और उसकी हार न मानने की जिद किस हद तक जा सकती है। और आज की चर्चा का फॉर्मेट भी थोड़ा खास होगा। हाँ, आज हम इस चर्चा को एक ऑडियो बुक समरी के अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। चैनल का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन उस सोर्स से मिली जानकारी को आधार बनाकर इतिहास के 3 ऐसे लोगों की कहानियों को खोलेंगे जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों और सबसे दर्दनाक असफलताओं को ही इतिहास रचने का हथियार बना लिया। ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बिल्कुल। तो वो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी हमें 1830 के दशक में ले जाती है। अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड के पास एक बहुत ही छोटा सा गुमनाम सा गाँव था, न्यू सेलम। वहाँ एक नौजवान रहता था जिसका जीवन बहुत ही सादा था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। और उस नौजवान का नाम था अब्राहम लिंकन। उस समय लिंकन अपनी जिंदगी की दिशा तय करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं उस गांव में उनकी मुलाकात एक स्थानीय सराय मालिक की बेटी से होती है। हाँ, जिसका नाम था एन रटलिज। बिल्कुल। एन रटलिज। और सोर्स में इस रिश्ते का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती होती थी और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे ना? हाँ, वो दोनों शादी करके अपना जीवन साथ बिताना चाहते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर समाज में होता है, एन के परिवार ने कहा कि अभी लिंकन का करियर पूरी तरह से अनिश्चित है। वही करियर वाली टेंशन। बिल्कुल। परिवार ने कहा कि उन्हें अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए और शादी के लिए कुछ वक्त इंतजार करना चाहिए। लिंकन इस बात को मान गए और उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा खुद को साबित करने में लगा दी।
और यहीं से मतलब उनकी जिंदगी में असफलताओं का वो लंबा दौर शुरू होता है जिसने किसी भी आम इंसान को पूरी तरह से तोड़ दिया होता। सही कहा। 1832 में उन्होंने पहली बार इलिनॉय राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ा। वो युवा थे, उनमें बदलाव लाने की आग थी, लेकिन राजनीति कोई आसान खेल तो है नहीं। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो बुरी तरह चुनाव हार गए। राजनीति में नाकाम होने के बाद उन्होंने सोचा कि व्यापार में किस्मत आजमाई जाए। हाँ, 1833 में? बिल्कुल। 1833 में उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन वहां भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बिजनेस बहुत बुरी तरह फेल हो गया और लिंकन एक बहुत गहरे कर्ज के बोझ तले दब गए। ये तो सिर्फ उनके करियर की चुनौतियां थीं। लेकिन 1835 में जो हुआ उसने उन्हें भावनात्मक रूप से पूरी तरह से बिखेर दिया। वो एन रटलेज वाली घटना? हाँ, एन रटलेज, जिससे वो इतनी गहराई से जुड़े हुए थे, उसे अचानक टाइफॉइड हो गया। और उस दौर में हम सब जानते हैं कि इस बीमारी का कोई कारगर इलाज नहीं था। हाँ, तब तो टाइफाइड बहुत खतरनाक होता था। बिल्कुल। कुछ ही दिनों के भीतर उस युवा लड़की की हालत इतनी बिगड़ गई कि 25 अगस्त 1835 को एन की मृत्यु हो गई। लिंकन के लिए यह सदमा बर्दाश्त के बाहर था। बहुत बड़ा झटका था वो उनके लिए। ऐसा माना जाता है कि वो एक बहुत ही गहरे डिप्रेशन में चले गए थे, जिसे उस समय के डॉक्टरों ने नर्वस ब्रेकडाउन का नाम दिया था। हाँ, नर्वस ब्रेकडाउन उस जमाने में। वो कई दिनों तक किसी से नहीं मिलते थे, अकेले घंटों रोते रहते थे और पूरी तरह से अस्थिर हो चुके थे। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। एक इंसान जो प्यार में अपना सब कुछ खो चुका है, जो व्यापार में बुरी तरह कर्ज में डूबा है और जिसका मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से चरमरा गया है, हाँ, वो वापस खड़ा कैसे होता है? क्योंकि इसके आगे सोर्स जो आंकड़े बताता है वो सच में हैरान करने वाले हैं। 1838 में उन्होंने विधानसभा के स्पीकर बनने की कोशिश की और हार गए। लगातार हार का दौर। हाँ, फिर 1843 में चुनाव लड़ा, हार गए। 1855 में सेनेट का चुनाव लड़ा, हार गए। 1856 में अपनी ही पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन मांगा, वो भी नहीं मिला। और वहां भी नहीं रुके वो। नहीं रुके। 1858 में स्टीवन डगलस के खिलाफ मशहूर सेनेट का चुनाव लड़ा और वहां भी हार का ही सामना करना पड़ा। लगातार 26 साल की हार। 26 साल सोचकर ही अजीब लगता है। वही तो, कोई भी इंसान इतनी हार के बाद तो यही सोचेगा कि शायद ये रास्ता मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखकर समझें तो लिंकन की यह हार दरअसल उनके राजनीतिक और वैचारिक विकास की सीढ़ियां थीं। अच्छा, सीढ़ियां कैसे? 1858 का सेनेट चुनाव इसका सबसे सटीक उदाहरण है। इस चुनाव में जो लिंकन डगलस डिबेट्स हुई, उन्होंने पूरे अमेरिका का ध्यान खींचा। हाँ, उन डिबेट्स के बारे में तो इतिहास में बहुत पढ़ा जाता है। बिल्कुल। लिंकन ने उस दौरान गुलामी प्रथा यानी स्लेवरी के खिलाफ जो तर्क दिए, जो नैतिक स्टैंड लिया, वो भले ही उन्हें तुरंत वो चुनाव ना जिता पाया हो, लेकिन उसने उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान दे दी। लोग उन्हें जानने लगे थे। उनकी पार्टी और देश के लोगों ने ये महसूस किया कि इस इंसान के पास हारने के बावजूद अपने विचारों पर टिके रहने का जो साहस है, वही एक सच्चे नेता की निशानी है। तो इन सब बातों का असल मतलब ये निकलता है कि वो चुनाव जरूर हार रहे थे, लेकिन देश की जनता का भरोसा जीत रहे थे। एकदम सही पकड़ा। और इसी का नतीजा था कि 1860 में लगातार हार का स्वाद चखने वाला ये इंसान आखिरकार अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति चुना गया। और फिर उन्होंने जो किया वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। देश जब एक भयंकर गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की चपेट में था और बिखरने की कगार पर था, तब लिंकन ने ही उसे एकजुट रखा। सबसे बड़ी बात तो वो थी जो उन्होंने गुलामी प्रथा के खिलाफ की। हाँ, उन्होंने गुलामी प्रथा जैसी अमानवीय चीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये कहानी साफ तौर पर दर्शाती है कि हार से निखरना क्या होता है। बिल्कुल। लिंकन की कहानी हमें बताती है कि जब बाहरी दुनिया और परिस्थितियां इंसान को लगातार नीचे धकेल रही हों, तो कैसे लड़ा जाए। लेकिन सोर्स में जो दूसरी केस स्टडी दी गई है ना, वो एक बिल्कुल ही अलग तरह की चुनौती पेश करती है। हाँ, वो बहुत अलग कहानी है। क्या हो जब लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद के ही शरीर से हो। और ये कहानी है दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग की। स्टीवन हॉकिंग का नाम आते ही एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। अब उम्र देखिए, सिर्फ 21 साल। एक ऐसा समय जब इंसान कॉलेज से निकलकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने देख रहा होता है। इसी उम्र में स्टीफन हॉकिंग को एक बहुत ही अजीब सी शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगी। और जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उन्हें ALS यानी एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस
नाम की एक बेहद दुर्लभ और गंभीर न्यूरोमस्कुलर बीमारी है। आसान शब्दों में कहें तो इस बीमारी में क्या होता है? आसान शब्दों में समझे तो ये बीमारी शरीर के मोटर न्यूरॉन्स को धीरे धीरे खत्म कर देती है, जिससे मांसपेशियों पर इंसान का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 से 3 साल का समय है। सिर्फ 2 से 3 साल? एक पल के लिए विचार करने वाली बात है कि उस युवा पर क्या गुजरी होगी जिसे अचानक पता चले कि उसका अपना ही शरीर अब एक जेल में बदलने वाला है। और मौत उसके बहुत करीब है। हाँ, लेकिन हॉकिंग ने इस पूरी स्थिति को जिस तरह से देखा, वो मानवीय सोच की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी बौद्धिक सीमाओं को कभी सिकुड़ने नहीं दिया। उनका दिमाग हमेशा चलता रहा। बिल्कुल। एक सोच में उनकी एक बात का जिक्र है जिसने मुझे बहुत गहराई तक प्रभावित किया। हॉकिंग ने कहा था, मेरा शरीर सीमित हो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग स्वतंत्र है। और उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी से इसे साबित कर दिया। हाँ, एक इंसान जो मोटर वाली व्हीलचेयर से 1 इंच भी खुद से हिल नहीं सकता था, जिसकी गर्दन एक तरफ झुक गई थी, उसने अपने उसी स्वतंत्र दिमाग से पूरी दुनिया को समय, ब्लैक होल और इस अनंत ब्रह्मांड के सबसे जटिल रहस्य समझा दिए। वही, जब वो हाथ से लिख नहीं सकते थे तो वो अपने दिमाग में ही ब्रह्मांडीय समीकरणों को यानी इक्वेशंस को ज्योमेट्री के रूप में विजुअलाइज करने लगे थे। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि हॉकिंग की स्थिति ये दिखाती है कि जब कोई एक रास्ता बंद होता है तो मानव मस्तिष्क, मतलब हमारा दिमाग, दूसरा रास्ता निकाल ही लेता है। और देखिए, उनका व्यक्तित्व सिर्फ एक गंभीर वैज्ञानिक का नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। इतनी गंभीर बीमारी और पूरा शरीर लकवाग्रस्त होने के बावजूद उनके अंदर एक अद्भुत सेंस ऑफ ह्यूमर था, एक जिंदा दिली थी। वो तो उनकी बातों से झलकता था। वो अक्सर कहते थे कि जीवन बेहद मुश्किल हो जाएगा अगर हम हंसना छोड़ दें। वो पॉपुलर कल्चर का भी हिस्सा बने, द सिम्पसन्स और स्टार ट्रेक जैसे शोज में नजर आए। उन्होंने कभी खुद को दया का पात्र नहीं बनने दिया। हाँ, और यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे जैसे उनकी बीमारी आगे बढ़ी, हॉकिंग ने बोलने की ताकत भी पूरी तरह से खो दी। वो वक्त उनके लिए बहुत कठिन रहा होगा। बहुत कठिन। जरा सोचिए, एक वैज्ञानिक जिसे अपने जटिल विचार दुनिया के सामने रखने हो, उसके लिए अपनी आवाज खो देना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी कैसे उनके लिए एक नई आवाज बनकर उभरी, ये भी इस चर्चा का एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। बिल्कुल। जब उनके वोकल कॉर्ड्स ने काम करना बंद कर दिया तो उनके लिए खास तरह का कंप्यूटर और स्पीच सिंथेसाइजर तैयार किया गया। वो उनकी आवाज की तरह काम करता था ना? हाँ, यह तकनीक इतनी बारीकी से काम करती थी कि हॉकिंग अपने गाल की मांसपेशियों की हल्की सी हरकत से कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्द चुनते थे। गाल की मांसपेशियों से? हाँ, सिर्फ गाल की हल्की मूवमेंट से। और फिर वो मशीन उन शब्दों को एक रोबोटिक आवाज में बदल देती थी। और किसी को भी जानकर हैरानी होगी कि इस तकनीक के सहारे उन्होंने बहुत ही धीमी गति से, शायद 1 मिनट में सिर्फ 1 या 2 शब्द चुनकर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी बेस्टसेलर किताब लिख डाली। 1 मिनट में सिर्फ 1 या 2 शब्द, और उन्होंने पूरी किताब लिख दी। और सिर्फ किताब ही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में लेक्चर भी दिए हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो शारीरिक सीमाएं उसे रोक नहीं सकती। कमाल की बात है, मौत की जो भविष्यवाणी 21 साल की उम्र में की गई थी, उसे उन्होंने दशकों तक गलत साबित किया। बहुत लंबी जिंदगी जी उन्होंने। हाँ, और दुनिया को इतना कुछ दिया। लिंकन ने बाहरी हार को हराया, हॉकिंग ने शरीर की सीमाओं को। और अब इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए सोर्स्की की उस तीसरी कहानी पर आते हैं, जो असफलता की पूरी परिभाषा को ही एक नए सिरे से गढ़ती है। टॉमस अल्वा एडिसन की कहानी। बिल्कुल, ये कहानी है टॉमस अल्वा एडिसन की, जिनका जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। एडिसन का बचपन भी आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, उनकी कहानी भी बहुत अलग है। उनके अंदर हर चीज को जानने की, हर चीज के पीछे का विज्ञान समझने की एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वो अपने शिक्षकों से, मतलब अपने टीचर से इतने सवाल पूछते थे कि शिक्षक परेशान हो जाते थे। बच्चे सवाल पूछते हैं तो अच्छा लगता है, पर शायद उनके सवाल कुछ ज्यादा ही थे। हाँ, नतीजा ये हुआ कि स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें स्लो लर्नर यानी मंद बुद्धि मान लिया। एक दिन तो नौबत यहां तक आ गई कि स्कूल वालों ने उनकी मां को बुलाकर साफ कह दिया कि ये बच्चा स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, आप इसे घर ले जाइए। किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का हो सकता था,
पर यहीं पर एडिसन की माँ का अपने बेटे पर अटूट विश्वास सामने आता है। माँ का रोल बहुत बड़ा था वहां। बिल्कुल, उन्होंने स्कूल के उस फैसले को अपने बेटे की किस्मत नहीं बनने दिया। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और यहीं से उस लड़के के अंदर प्रयोग करने की, नई नई चीजें खोजने की जो आग लगी, उसने आगे चलकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। घर पर ही पढ़ाई शुरू हो गई। हाँ, और छोटी सी उम्र में ही उसने अपने घर में केमिस्ट्री लैब बना ली थी। एडिसन के जुनून का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब वो ट्रेन में अखबार बेचने का काम करते थे, तब भी उन्होंने ट्रेन के एक डिब्बे में अपना छोटा सा एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगा लिया था। ट्रेन के अंदर ही? हाँ, ट्रेन के अंदर। खाली समय में वो वहीं प्रयोग करते रहते। एक बार तो ट्रेन में कोई केमिकल गिर जाने से आग तक लग गई थी। अरे बाप रे। लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, उनका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन एडिसन ऐसे इंसान नहीं थे जो लोगों की बातों से परेशान होकर अपने प्रयोग बंद कर दें। और सच कहें तो इसी प्रयोग के जुनून ने उन्हें दुनिया के सबसे महान आविष्कारों में से एक की तरफ धकेला, जिसे हम इनकैंडेसेंट बल्ब के नाम से जानते हैं, जिसे आज हमारी दुनिया रोशन है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। बल्ब बनाने की कोशिश में वो एक या दो बार नहीं, सैकड़ों हजारों बार फेल हुए। हजारों बार? लोग कहते थे कि भाई ये तरीका काम नहीं कर रहा तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन तब एडिसन ने वो मशहूर बात कही थी जो इस सोर्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई है। उनका कहना था, मैंने कभी असफलता देखी ही नहीं, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। क्या कमाल का नजरिया था उनका। अगर हम एडिसन के इस नजरिए का विश्लेषण करें तो यह सिर्फ एक प्रेरक विचार नहीं है, बल्कि काम करने का एक पूरा वैज्ञानिक तरीका है। हाँ, मतलब पूरे माइंडसेट की बात है। उन्होंने फेलियर को एक व्यक्तिगत हार के रूप में देखने के बजाय उसे एक डेटा के रूप में देखा। हर फेलियर उन्हें यह बताता था कि अगला कदम क्या नहीं होना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड की तरह। बिल्कुल, और इसी प्रक्रिया ने उन्हें आखिरकार सफलता तक पहुंचाया। लेकिन उनका योगदान सिर्फ एक बल्ब तक सीमित नहीं था। एडिसन ने द विजर्ड्स ऑफ मेनलो पार्क के नाम से एक इन्वेंशन फैक्ट्री बनाई थी। इन्वेंशन फैक्ट्री? ये क्या था? यह अपने आप में एक नई सोच थी, एक ऐसी रिसर्च लैब जिसका मुख्य काम ही लगातार नए आविष्कार करना था। टीम मिलकर सिर्फ नए आविष्कार सोचती और बनाती थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज के आधुनिक समाज का जो ढांचा है उसमें एडिसन की इस लैब का बहुत बड़ा हाथ है? क्योंकि जहां तक इस सोर्स की जानकारी है, उनके नाम 1083 यानी 1083 पेटेंट्स दर्ज हैं। बिल्कुल सही। एडिसन और उनकी टीम ने सिर्फ दुनिया को रोशनी ही नहीं दी, बल्कि एक ग्रामोफोन का आविष्कार भी किया, जिससे आवाज को रिकॉर्ड करके सुरक्षित रखा जा सकता था। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए वो कितना बड़ा कदम था। हाँ, और दुनिया का पहला मूवी कैमरा और प्रोजेक्शन डिवाइस भी उसी लैब की देन है। आज के समय में घरों में जो बिजली आती है, जो म्यूजिक रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री है या जो सिनेमा इंसान देखता है, हाँ, जिसके बिना आजकल जिंदगी सोचना भी मुश्किल है, उन सब की तकनीकी नींव एडिसन के उसी हार ना मानने वाले रवैये और उनके 10,000 असफल प्रयोगों पर ही टिकी हुई है। ये बातें वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा का अगर सार निकाला जाए, एक समरी निकाली जाए, हाँ जी। तो ये तीनों कहानियां इंसान की असीमित क्षमता का एक बहुत ही स्पष्ट चित्र पेश करती है। बहुत ही स्पष्ट। एब्राहम लिंकन की कहानी ये सिखाती है कि बाहर के हालात, राजनीति, कर्ज या व्यक्तिगत दुख चाहे जितने भी गहरे हों, अगर हौसले बुलंद हों तो इतिहास की दिशा मोड़ी जा सकती है। और वही स्टीफन हॉकिंग का जीवन ये साबित करता है कि इंसान का शरीर भले ही एक व्हीलचेयर तक सिमट जाए, लेकिन उसकी सोच और उसकी जिज्ञासा की उड़ान को कोई बीमारी कैद नहीं कर सकती। सही कहा। और थॉमस एल्वा एडिसन तो साक्षात इस बात का प्रमाण है कि 1000 या 10,000 बार की असफलता भी अंत में मिलने वाली सफलता की रोशनी के सामने बिल्कुल छोटी पड़ जाती है। एकदम छोटी पड़ जाती है। इन सभी बातों से आम जीवन के लिए जो सबसे गहरा संदेश सामने आता है, सुनने वालों के लिए एक सीख है, वो यही है कि जिंदगी में किसी भी मोड़ पर फेल होना कोई गुनाह नहीं है। असफलता तो सफलता का हिस्सा है। किसी काम में असफल होना बस इस बात का सबूत है कि इंसान कोशिश कर रहा है, लेकिन हार मानकर बैठ जाना और आगे बढ़ने का विचार ही छोड़ देना वो सबसे बड़ी गलती है। हाँ, रुक जाना गलत है। इन तीनों महान हस्तियों की मंजिलें अलग थी, उनकी परेशानियां बिल्कुल अलग तरह की थी, लेकिन हार को ठोकर मारकर आगे बढ़ने का जो जज्बा था, वही उनकी सफलता की असली चाबी बना। बहुत ही खूबसूरत बात कही।
तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो सीधे इस वीडियो सोर्स की सामग्री से जन्म लेता और जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। हाँ बताइए। जब भी कोई इंसान अपने कमरे का स्विच ऑन करके रोशनी करता है या पर्दे पर कोई बेहतरीन फिल्म देखता है तो वास्तव में सिर्फ एक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो क्या हो रहा होता है? जाने अनजाने में किसी इंसान की 10,000 असफलताओं और उसके ना रुकने की जिद का जश्न मनाया जा रहा होता है। जरा विचार करने वाली बात है कि अगर इतिहास में इन महान लोगों की हर एक हार उन्हें वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया होता तो क्या आज की दुनिया इतनी रोशन, इतनी आधुनिक और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने वाली होती? शायद बिल्कुल नहीं। दुनिया वैसी नहीं होती जैसी आज है। तो क्या यह संभव है कि अगली बार जीवन में मिलने वाली किसी भी बड़ी हार या निराशा को आने वाली किसी बहुत बड़ी सफलता के पहले प्रयोग के रूप में देखा जाए, एक नए एक्सपेरिमेंट की तरह? यह एक बेहतरीन नजरिया है चीजों को देखने का। इसी सवाल के साथ आज के इस ऑडियो बुक समरी वाले विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और प्रेरणा की इस खोज में हमेशा कुछ नया सीखते रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा। अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें।